अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम के को तोड़ने का जिम्मेदार जो है बिलावल भुट्टो जरदारी को और पीपल्स पार्टी को करार दिया है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो बिफर गए हैं, मुश्तइल हो गए हैं और मौलाना के खिलाफ बयान पे बयान दागे जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी बोल पड़े हैं, फैसल करीम कुंडी ने बयान जारी किया है मौलाना के खिलाफ। और मैं आज आपको बताऊंगा कुछ हकायक के कंपैरिजन एक दूंगा, जिसमें से आप खुद उसके बाद फैसला कर सकते हैं कि पीडीएम का वाकई तोड़ने का पीडीएम को जो है जिम्मेदार कौन है, पीपल्स पार्टी है या मौलाना है। और पीपल्स पार्टी के जो इल्ज़ामात हैं मौलाना के ऊपर वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं और हकायक भी कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि हकायक क्या है और इल्ज़ामात किस तरह के हैं और पीपल्स पार्टी क्या कुछ करती रही है पीडीएम के साथ, पीडीएम को किस तरह मिसयूज़ करती रही है, बैसाखी बनाकर पीडीएम को इस्तेमाल करती रही है, अपने मामलात सीधे करती रही है इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ। पीडीएम को कोई फ़ायदा नहीं दिया, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से फ़ायदे लिए हैं। कौन कौन से फ़ायदे लिए हैं वो भी बताऊंगा, ओवरऑल इस पर बात करूंगा। पहले मैं पीपल्स पार्टी के जो इल्ज़ाम मौलाना ने लगाया है, मैंने ये पहले भी, आज तो मौलाना ने सलीम साफ़ी को जो इंटरव्यू दिया है कल या परसों चलेगा, सैटरडे संडे को, लेकिन व्यूअर्स ये पहले मैं अपने वीलॉग्स में बताता रहा हूँ कि जो तहरीक अदम एतमाद की ऑफ़र है वो जो बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है और इस्टेब्लिशमेंट ये ख्वाहिश नून लीग के साथ भी डिस्कस कर रही है, कर चुकी है। मौलाना के साथ भी पीडीएम की तमाम जमातों को ये ऑफ़र दे चुकी है कि आप इन हाउस तब्दीली लाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये मौलाना और मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इनकार कर चुके हैं। आज मौलाना ने सलीम साफ़ी के साथ भी यही बात की है कि जो बिलावल को ऑफ़र्स आई हैं वो हमें भी आ चुकी हैं, हम मुस्तरद कर चुके हैं। और मौलाना का और नवाज शरीफ का एक जो मौक़िफ़ है वो ये है कि भाई तहरीक अदम एतमाद इस्टेब्लिशमेंट की अब मदद के बग़ैर कामयाब हो ही नहीं सकती। ये तजुर्बात सामने हैं, मैंने भी डिस्कस किए हैं कई प्रोग्रामों में। सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद देखें, अक्सरियत अपोजिशन के पास थी लेकिन हार गई। और हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट का इलेक्शन देखें, हफीज़ शेख के पास अक्सरियत थी लेकिन हार गया। अब पीपल्स पार्टी जोर दे रही है कि भाई तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, तो इस्टेब्लिशमेंट, जब नून लीग ने, मौलाना ने इनकार किया, उसके बाद पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी के ज़रिए तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन पर दबाव डाल रही है। तो नून लीग और मौलाना तो क्लियर कर चुके हैं, अब पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की नौकरी कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश को पानी देने की कोशिश कर रही है। इल्ज़ामात और अच्छा, पीडीएम को तोड़ने का जिम्मेदार कौन है? मैं आपको व्यूअर्स याद दिलाता चलूं कि पीडीएम जब बना तो पहले दिन ही 20 सितंबर 2020 को, 19 सितंबर था या 20 सितंबर था, सितंबर 2020 को, उस एलामिये में आखिरी जो जुमला है, मेरे पास अभी भी एलामिया मौजूद है, उसमें इस्तीफ़े का ऑप्शन लिखा हुआ है कि इस्तीफ़े भी दिए जाएंगे। इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। तो उसके बाद ये तहरीक चली, 8-9 महीने तहरीक मुसलसल चली। उसके बाद जब इस्तीफ़ों की बात आई, मौलाना ने जब इस्तीफ़ों के लिए ज़ोर दिया कि भाई इस्तीफ़े अब देने चाहिए, जब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लेके आ रहे हो, 31 का जो मार्च का लॉन्ग मार्च था, तो आ रहे हो तो फिर इस्तीफ़े भी दे दो, तो पीपल्स पार्टी पीछे हट गई। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि भाई इस्तीफ़े बिल्कुल एंड में कब? जब पीटीआई की हुकूमत 5 साल पूरे कर ले उसके बाद। तो मतलब अभी अगर आखिरी साल इस्तीफ़े देने हैं तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। उस आखिरी साल तो वैसे ही 2023 जो है इंतखाबात का होगा, हो सकता है 2022 इंतखाबात हो,
تو استعفے اگر مارچ میں دیے جاتے، حکومت گر جاتی، تو اس وقت حکومت نہ ہوتی، عام انتخابات بھی ہو چکے ہوتے، لیکن پیپلز پارٹی نے یہ بات نہیں مانی اور پیپلز پارٹی نے مہلت مانگی تھی۔ مولانا نے جو 30 مارچ کا جو لانگ مارچ تھا اسلام آباد کی طرف جو مؤخر کیا تھا، وہ پیپلز پارٹی کی درخواست پر کیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے مہلت مانگی تھی کہ ہم سی ای سی میں لے کے جا رہے ہیں معاملہ، اور سی ای سی میں فیصلہ کر کے آپ کو بتائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے سی ای سی تو بلائی، لیکن پی ڈی ایم کو بتایا نہیں کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی واپس ہی نہیں آئی۔ اس دوران پیپلز پارٹی نے جو سینٹ میں جو کچھ کیا اور جس پر نوٹس گیا پیپلز پارٹی کو، اب پیپلز پارٹی نے فائدے کیا اٹھائے ہیں پی ڈی ایم سے؟ ویورز، پہلے تو یہ بتاؤں کہ پیپلز پارٹی نے سینٹ کا انہوں نے بائیکاٹ کا ڈسکس کیا تھا، اعلان بھی کیا تھا۔ اب پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، نون لیگ نے، مولانا نے، سب نے، پیپلز پارٹی نے راضی کر لیا ان کو کہ بھائی سینٹ الیکشن نہیں رک سکتے، اسی لیے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کی درخواست پر حصہ لیا گیا، پیپلز پارٹی نے قائل کر لیا۔ فائدہ کس کو ہوا؟ نون لیگ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور مولانا کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہاں، سینیٹر صرف منتخب ہوئے، وہ تو سب کے ہوئے۔ پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو پی ڈی ایم کو استعمال کر کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے، اسٹیبلشمنٹ کی اگر یوسف رضا گیلانی کو سپورٹ حاصل نہ ہوتی تو پھر حفیظ شیخ ہار جاتے اور گیلانی جیت جاتے، اقلیت والے جو ہیں جن کے پاس اکثریت نہیں تھی، اور دوسرے دن عمران خان پھر اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں تو ان کے ممبر پورے ہیں۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی بھگت کر کے آصف علی زرداری نے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم یوز کر کے پی ڈی ایم سے بھی ووٹ لے کے گیلانی صاحب کو سینیٹر بنوا دیا۔ اچھا، میٹنگیں ہوئیں، میٹنگوں میں یہ طے ہوا کہ بھائی چیئرمین سینٹ جو ہے پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا، ڈپٹی چیئرمین جے یو آئی کو، اور اپوزیشن لیڈر سینٹ میں جو ہے نون لیگ کو دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے طے کیا، راجہ پرویز اشرف جو ہے وہ طے کر کے آ گئے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کیا کیا، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ گیلانی کو ہروا دیا، کیونکہ طے تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ لوگ کہہ رہے ہیں، خبروں لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آصف علی زرداری کا طے تھا کہ صادق سنجرانی کو ہی دوبارہ، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی سمجھے جاتے ہیں کہ صادق، پہلے بھی آصف علی زرداری نے ان کو منتخب کرایا تھا، تو صادق سنجرانی کو دوبارہ چیئرمین سینٹ منتخب کرایا جائے اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی پی ٹی آئی کا منتخب کرایا جائے، اپوزیشن لیڈر پھر نون لیگ سے چھینا جائے۔ تو پیپلز پارٹی نے وہی کیا کہ ایک تو یوسف رضا گیلانی کو سینٹ سے، قومی اسمبلی سے سینیٹر بنوایا پی ڈی ایم کو استعمال کر کے، پھر پی ڈی ایم کو استعمال کیا، بیچا آ کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سینٹ میں انہوں نے آصف علی زرداری نے صادق سنجرانی جتوایا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، پی ڈی ایم کو یعنی استعمال کر کے، پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم استعمال کر کے، اور پی ڈی ایم کو دھوکے میں، اندھیرے میں رکھ کر یہ کام کیا زرداری صاحب نے۔ اس کے بعد پھر یہ عام تاثر ہے لوگوں میں، اچھا سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں سب۔ اس کے بعد اسی کے ساتھ پھر مولانا عبدالغفور حیدری کو ہروا دیا اور انہوں نے پی ٹی آئی کا ڈپٹی چیئرمین منتخب کرایا۔ پھر نون لیگ کو اپوزیشن لیڈر دینا تھا، یہ پیپلز پارٹی زبان دے چکی تھی، تو پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے اپوزیشن لیڈر چھین لیا اور یوسف رضا گیلانی کو حکومت سے ووٹ لے کر، حکومتی جو اتحادی جماعت ہے بی اے پی، باپ، بلوچستان عوامی پارٹی، صادق سنجرانی کی پارٹی، ان سے ووٹ لے کر یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر نامزد منتخب کرایا۔ تو آپ اس میں سے آپ مجھے بتائیں یہ سارا فائدہ کس کا ہوا؟ صرف پیپلز پارٹی کا۔ نون لیگ کو کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ جے یو آئی کو کیا فائدہ ہوا؟ کیا ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے جے یو آئی کے؟ نہیں۔ کیا نون لیگ کو اپوزیشن لیڈر ملا؟ نہیں۔ تو آصف علی زرداری نے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم یوز کیا اور صادق سنجرانی کو بھی جتوایا، اسٹیبلشمنٹ کا کام بھی کیا، اپنا کام بھی کر گئے، یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بھی بنوا گئے اور اپوزیشن لیڈر بھی بنوا گئے۔ تو اپوزیشن کا، نون لیگ کا تو نقصان کیا انہوں نے، اب پی ڈی ایم کا نقصان کیا۔ اپنا نقصان یہ کیا کہ زبان دے کر آئے تھے، وعدہ کر کے آئے تھے، مکر گئے۔ جس طرح معاہدے بھوربن سے مکر گئے تھے، تحریری معاہدہ کر کے، پھر وہ کہا تھا کہ بھئی یہ سیاسی معاہدہ تھا، کوئی قرآن کی آیت یا حدیث تھوڑی تھی۔ تو ایسے شخص پہ یا ایسی پارٹی کی قیادت پہ کس طرح اعتماد کو بندہ کر سکتا ہے؟ میثاق جمہوریت بھی ہو رہا تھا
मुझे याद है 2005-6 में जो मीसाक जमहूरियत हुआ था नवाज शरीफ के साथ और मुशर्रफ के साथ एनआरओ के लिए मुज़ाकरात भी हो रहे थे। तो पीपल्स पार्टी ये करती रही है, पीडीएम के साथ भी यही किया। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से योम तासीस अपना जो है मुल्तान का वो मनवाया, पीडीएम से मनवाया, पीडीएम को लेके गई। पीडीएम की बाकी जमातें जेयूआई, नून लीग, किसी भी जमात ने पीडीएम का प्लेटफार्म अपने प्रोग्रामों के लिए या अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं किया। इस तरह कि जलसा जेयूआई का हो और पीडीएम को इस्तेमाल किया जाए, जी आ जाओ आ जाओ, ये इस तरह नहीं हुआ। तो पीपल्स पार्टी ने योम तासीस मुल्तान में जो था नवंबर में, वो पीडीएम के प्लेटफार्म से मनवाया। हो सकता है मुल्तान में भी इनके पास इतने बंदे नहीं हों। बिलावल साहब जो लेके बंदे जनूबी पंजाब में फिर रहे हैं, उनका भी लोग कह रहे हैं कि भाई सिंध पुलिस के एहलकार हैं। मुझे नहीं पता, इतना भी नहीं होगा, जाहिर है कुछ ना कुछ तो कारकुनान होंगे जनूबी पंजाब में हैं। अच्छा, इसके अलावा योम कारसाज का जो जलसा था वो भी पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को इस्तेमाल करके, पीडीएम के कंधे पे चढ़ के जो है वो भी पीडीएम से मनवाया। बीबी की बरसी की तकरीब गड़ी खुदा बख्श में हुई, वो भी पीडीएम से मनवाई। भुट्टो साहब का प्रोग्राम था 5 अप्रैल का जो था, लियाकत बाग में लेके आए थे। पहले गड़ी खुदा बख्श में था, फिर मौलाना ने वो जो 30 मार्च का जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था इस्लामाबाद पीडीएम का, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए पीपल्स पार्टी ने ये भी पीडीएम से मनवाना चाह रही थी। लेकिन जब अनाउंस कर दिया था, शिफ्ट कर दिया था, बाज़ाब्ता प्रेस रिलीज जारी हुआ था पीपल्स पार्टी का कि भुट्टो साहब का जो प्रोग्राम होगा वो अब गड़ी खुदा बख्श में नहीं बल्कि लियाकत बाग रावलपिंडी में होगा। लेकिन जब मौलाना ने जो मार्च लेकर आ रहे थे 30 मार्च वाला, वो जब मौलाना ने मौखर किया तो पीपल्स पार्टी ने लियाकत बाग का जो भुट्टो साहब का प्रोग्राम करना था, पीडीएम से मनवाना था, वो भी मौखर कर दिया। क्योंकि पीडीएम थी नहीं तो पीपल्स पार्टी क्या करती आके, पीडीएम पीपल और बहाना बनाया कि जी कोरोना बढ़ गया है, 4 दिन में कोरोना तो ज़ाहिर नहीं बढ़ा होगा ना। तो पीपल्स पार्टी ये दाव भी लगाने के चक्कर में थी, लेकिन ये दाव नहीं लग सका। तो ये पीपल्स पार्टी ने फ़ायदे उठाए हैं। अपने प्रोग्राम जो पीपल्स पार्टी ने करने हैं वो पीडीएम के प्लेटफार्म से कराती रही है और पीडीएम के साथ धोखाधड़ी करती रही है, पीडीएम के मौक़िफ़ के साथ धोखाधड़ी करती रही है। कमिटमेंट, वादे वईद जो किए गए हैं, ज़ुबान जो दी गई है, उसकी खिलाफ वर्जियाँ करती रही है। इस्तीफ़ों से मुकर गई, इनकार कर गई, भाग गई पीपल्स पार्टी कि भाई हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। अब आता हूँ इल्ज़ाम। अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि फ़ायदा कौन उठा रहा था पीडीएम से और धोखा किसने किया है पीडीएम के साथ, पीडीएम की जमातों के साथ। नवाज शरीफ इदारों के सरबराहों के नाम लेकर तनकीद कर रहे थे, तो सबसे पहले तकलीफ़ जो है बिलावल भुट्टो साहब को हो रही थी। और बीबीसी को इंटरव्यू में बिलावल साहब ने एतराज़ किया था कि ये नवाज शरीफ का ज़ाती मौक़िफ़ तो हो सकता है, ये हमारा मौक़िफ़ नहीं है नाम लेना और इदारों पे तनकीद करना। कभी इदारों के ख़िलाफ़ कोई, मतलब इस्टेब्लिशमेंट, इदारों के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बयानबाजी नहीं करती पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी और उधर से तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के लिए ज़ोर दे रही है, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। तो ये सारी नौकरी कर रही है पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की। काम जो पीपल्स पार्टी खुद कर रही है, ये तो मुझे एमक्यूएम याद आ रही है पीपल्स पार्टी के, ये आजकल जो सियासत कर रही है। एक तो मुझे तरस आ रही है बिलावल भुट्टो जरदारी पे कि जिनकी तरबियत ही, स्टार्ट ही, आगाज़ ही इस्टेब्लिशमेंट के साए में किया जा रहा है, आशीर्वाद में किया जा रहा है। तो आगे चलकर क्या पीपल्स पार्टी की सियासत का बनेगा और कौन सी मज़ाहमती एंटी इस्टेब्लिशमेंट और ये पीपल्स पार्टी का जो शनाख्त थी वो किधर गई। तो ये पीपल्स पार्टी, ये बिलावल भुट्टो जरदारी आगे चलकर एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत करेंगे। जो शनाख्त थी पीपल्स पार्टी की तो वो तो मिटा दी इन्होंने। तो आप, अच्छा, इसके अलावा इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं मौलाना के ऊपर कि जी मौलाना मुशर्रफ दौर में, जवाब दे मुशर्रफ दौर में अपोजिशन लीडर कैसे बने थे। उस वक़्त 18वीं तरमीम व्यूअर्स नहीं थी। 18वीं तरमीम से पहले ये था कि जो एक प्लेटफार्म से एक टिकट पे या एक इंतखाबी निशान पर लोग लड़कर आए हैं या एक जमात है समझें, उसके पास अगर अक्सरियत है तो वो उसका अपोजिशन लीडर होगा। ऐसा नहीं है कि मुख्तलिफ जमातें मिलकर जो है, अब 18वीं तरमीम के बाद तो यही है ना कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई जो मिलके
दरख्वास्त दे दें तो वो उनका अपोजिशन लीडर होगा। पहले ऐसा नहीं था, 18वीं तरमीम से पहले ये था कि जिस पार्टी के पास अक्सरियत होगी उसका होगा। तो उस वक़्त एमएमए इत्तेहाद था व्यूअर्स मुशर्रफ दौर में। उस वक़्त किताब के इंतखाबी निशान पे एमएमए के प्लेटफार्म से, एमएमए समझे एक जमात थी, उसके प्लेटफार्म से सारे जमात इस्लामी, जेयूआई सब लोग मुंतखब होकर आए थे। तो उनकी अक्सरियत थी। पीपल्स पार्टी के पास एमएमए जितने बंदे नहीं थे, न नून लीग के पास थे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों को मिला के इन्होंने दरख्वास्त दी थी कि हमारा अपोजिशन लीडर होना चाहिए। तो उसूली तौर पर इनका नहीं बनता था। तो वो भी इल्ज़ाम गलत है पीपल्स पार्टी का। अच्छा, दूसरा पीपल्स पार्टी ये भी इल्ज़ाम लगाती रही है वक्तन फ़वक्तन जी, मरकज़ में तो अपोजिशन में थे, मौलाना फजल रहमान अपोजिशन लीडर थे और केपी में हुकूमत में थे। ये क्या बात हुई? केपी का तल्लुक अलग गए भाई, सूबे का तल्लुक और मरकज़ का तल्लुक क्या बनता है? अभी पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत में है, मरकज़ में अपोजिशन में है, तो क्या कहेंगे इसको? इस पे तो कोई एतराज़ नहीं उठा रहा कि भाई मरकज़ में तो अपोजिशन में बैठे हैं, सूबे में सिंध में जो है हुकूमत में बैठे हैं, तो लिहाजा आप इमरान खान के इत्तेहादी हैं। इस तरह तो नहीं कह रहे लोग। लेकिन मौलाना अगर मरकज़ में अपोजिशन में और सूबे में हुकूमत में, तो मुशर्रफ के साथ ही का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो ये पीपल्स पार्टी के इल्ज़ाम, अच्छा, जो इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी लगा रही है कि ये हुकूमत को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, हुकूमत के फैसिलिटेटर हैं, सहूलतकार हैं पीडीएम और नून लीग वाले, क्योंकि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद नहीं ला रहे। तो तहरीक अदम एतमाद का मैंने आपको बता दिया है कि तहरीक अदम एतमाद क्यों लाए अपोजिशन। इस्टबलिशमेंट के खातिर, जो इस्टबलिशमेंट चाह रही है, जो उसका तो इनकार कर चुके हैं नून लीग भी, मौलाना भी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के ज़रिए वो काम कराना चाह रही है इस्टबलिशमेंट। तो फिर बिलावल जब अपोजिशन के साथ हैं ही नहीं इस वक्त, और बिलावल का टारगेट सारा कुछ अपोजिशन है आजकल, मौलाना और नवाज शरीफ और नून लीग और पीडीएम है, इस्टबलिशमेंट तो टारगेट नहीं है। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी अगर वाकई अपोजिशन है और ये भी समझ रहे हैं कि 2018 में धांधली हुई, इमरान खान सिलेक्टेड हैं और सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड में फ़र्क कर रहे हैं, तो सिलेक्टर्स के ख़िलाफ़ क्यों बात नहीं कर रहे होते? क्यों ज़ुबान को ताला लग जाता है बिलावल साहब को? क्यों खामोश हो जाते हैं? अपोजिशन पे तो बड़े बयान दाग रहे होते हैं, चढ़ दौड़ते हैं, लेकिन इस्टबलिशमेंट के ख़िलाफ़ क्यों? कि इस्टबलिशमेंट की तो वो नौकरी कर रहे हैं खुद। तो मौलाना ने ये दुरुस्त बात की है कि पीडीएम को बिलावल भुट्टो जरदारी ने तोड़ा और पीडीएम को नुकसान दिया है इन्होंने। जो पीपल्स पार्टी ने गलतियां खुद की हैं, उनका इल्ज़ाम, जिस तरह वो कहते हैं ना कि चोर का एक मिसाल देते हैं, एक चोरी दूसरा सीना जोरी भी कहते हैं, बहुत सारे इस तरह की मिसालें हैं। पीपल्स पार्टी वही काम कर रही है। मुझे एमक्यूएम की सियासत याद आ रही है पीपल्स पार्टी का काम देखकर। जो काम खुद कर रहे होते हैं उसका इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहे होते हैं। तो पीपल्स पार्टी बड़ी ढटाई के साथ फिर इल्ज़ामात भी लगा रही है और अपने आप को बड़ी ज़बरदस्त सियासत कर रही हैं। चौधरी निसार अगर कर रहे हैं और ख्वाजा आसिफ तारीफ़ें तो कर लें, लेकिन पीपल्स पार्टी की सियासत कम अज़ कम ये जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं हक़ाइक़, ये मुझे इसमें तो मुझे पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी, पीपल्स पार्टी की सियासत मुझे समझ में नहीं आ रही। आपने हक़ाइक़ सुने हैं, अब आप खुद अंदाज़ा करें कि पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं, और पीपल्स पार्टी ने ही पीडीएम को तोड़ा है, किसको नुकसान दिया है, किसको फ़ायदा किया है पीपल्स पार्टी ने, एस्टेब्लिशमेंट का फ़ायदा किया है या अपोजिशन का किया है, आप खुद फैसला कर लें। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।